आज की इस वीडियो में हम CTET जनवरी 21 पेपर 1 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जनवरी 21 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था उसमें पेपर 1 प्रश्न पत्र 1 कक्षा 1 से 5 के लिए था। पेपर 1 में 5 विषय से 150 प्रश्न 150 अंकों के पूछे गए थे, जिसमें भाग 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र था। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक। आज की इस वीडियो में हम भाग 1 को देखेंगे। भाग 2, 3, 4, 5 के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, जिसमें हम गणित, पर्यावरण, हिंदी, अंग्रेजी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 30 तक सभी उत्तर व्याख्या सहित हम आपको समझाएंगे। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियोज आगे भी मिलते रहेंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ जो है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। प्रश्न पत्र बाइलिंगुअल था, लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश मीडियम, राइट हैंड साइड में हिंदी मीडियम आप देख पा रहे होंगे। आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। रोहन एक लड़का है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। यह कथन जो है पिता का क्या दर्शाता है? दोस्तों, इस तरह का कथन जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव को दिखाए, लड़कियों के लिए एक पारंपरिक व्यवहार को दिखलाता है, इसे लैंगिक रूढ़िवाद कहते हैं। लैंगिक रूढ़िवाद का अर्थ ही होता है कि लड़के और लड़कियों के लिए काम का निर्धारण करना। अगर आप प्रैक्टिकल की कक्षा में बिकर धोने के लिए लड़कियों को ही कहते हैं तो ये भी लैंगिक रूढ़िवाद है। किचन में खाना बनाने का काम लड़कियों का ही है तो ये भी लैंगिक रूढ़िवाद है। यानी रोहन के पिता का जो कथन था वो लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता था, क्योंकि उसने रोहन को कहा कि तुम लड़कियों की तरह व्यवहार न करो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या विद्यार्थियों को उसके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा ऐसी कक्षा को कहते हैं जिसमें छात्र निरंतर विकास कर रहे हों, प्रगति पथ पर चल रहे हों। ऐसा तभी होगा जब ज्ञान की संरचना के लिए उसे प्रचुर मौके प्रदान करेंगे, उसे कुछ सीखने का, कुछ समझने का, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखने का आप उसे भरपूर मौका देंगे, तभी यह प्रगतिशील कक्षा की विशेषता बनेगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे देती है। क्या, क्यों, कैसे? यानी संकेत और इशारे में वह कुछ न कुछ समझाती है और उसे फैसला लेने का अवसर देती है। एक मनोवैज्ञानिक थे लेव वाइगोत्स्की। इनके सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से अगर हम देखते हैं तो अध्यापिका छात्रों को इशारे इशारे में बहुत कुछ समझा रही है। छात्रों को किस प्रकार अधिगम करना है उसका पाठ पढ़ा रही है। यानी अध्यापक का यह इशारा उसके अधिगम के लिए एक आधारभूत संरचना का काम करेगा। बच्चे अध्यापिका का इशारा पाकर अधिगम के लिए मार्गदर्शन पाएंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
सामाजिकरण उसे कहते हैं कि बच्चा समाज में रहना सीख लेता है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी हमारा विकास, हमारा रहन सहन एक समाज में होता है। समाज में रहकर ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अपने विचार हम समाज के साथ ही साझा करते हैं। यह तभी संभव है जब हम विद्यालय को सामाजिकरण का द्वितीयक कारक और परिवार को सामाजिकरण का प्राथमिक कारक मानेंगे, क्योंकि बच्चे का जो जन्म होता है परिवार में होता है, न कि विद्यालय में। सबसे पहले परिवार में हुआ तो सबसे पहले सामाजिकरण कहाँ पाया? परिवार में। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो विद्यालय में आ जाता है, उसके बाद आगे का सामाजिकरण इसका विद्यालय में होता है, इसलिए इसे द्वितीयक कारक कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस किस बात पर जोर देता है? जो मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, बहुबुद्धि होता है, वो सभी काम आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है बहुरूपीय होती है, अलग अलग दिशा में होती है। सही जवाब हो जाएगा बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं हैं, यानी उसके जो इंटेलिजेंस हैं, उसके सोचने समझने की क्षमता है वो विस्तृत है। अलग अलग तरीके से वो एक ही काम को सोचता है और उसे अंजाम देता है। सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला सवाल है 6 नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? हम कोई काम अगर करते हैं यह सोचकर कि दूसरा आदमी भी यही काम कर रहा है, इसका मतलब यह है कि हम प्रथागत तरीके से काम कर रहे हैं, हम समाज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि समाज में ये प्रचलन है, समाज के लोग ये काम कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में अगर कोई कुरीति है तो हमें उसका गौर करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। हमें प्रथागत तरीके से अगर हम चलते हैं तो ये नैतिक विकास का एक चरण है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो मनोवैज्ञानिक थे उसने इस सिद्धांत को दिया था। सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, लेव वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में कि डैश के महत्व पर जोर देता है। लेव वायगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य दिया था, सिद्धांत दिया था, इसमें बच्चा जो है समाज के संस्कृति को फॉलो करता है। जिस समाज में बच्चे का लालन पालन होता है, बच्चा वही समाज के उसी समाज के संस्कृति को फॉलो कर लेता है। आपने देखा होगा कि पंजाब के बच्चे का त्यौहार अलग होता है, बिहार के बच्चे का त्यौहार अलग होता है, क्योंकि बिहार की संस्कृति पंजाब की संस्कृति से बहुत ही अलग है। यानी यह जो है अधिगम प्रक्रिया में किस चीज़ पर जोर दे रहा है? सांस्कृतिक उपकरण पर, यानी सांस्कृतिक उपकरण के महत्व पर जोर देता है। सही जवाब ऑप्शन 1। अगला सवाल है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, उसमें संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा का नाम दिया था। स्कीमा मनोबंध के रूप में ये वर्णित करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है 9 नंबर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के विकास के गुण को भी बताया था। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था कहते हैं 2 से 7 वर्ष की आयु को। बच्चे जो 2 से 7 वर्ष के होते हैं वे किस तरह सोचते हैं, उसके विचार कैसे होते हैं, आप भी गौर कर सकते हैं कि उसके विचारों में केंद्रीकरण होता है। अगर बच्चे ने मान लिया कि ये जो खिलौना है इसमें भी जान है,
तो बच्चे का विश्वास पूरा रहेगा इस बात पर कि ये खिलौना सच में जीवित है, हमारी तरह वो एक जीव है। अगला सवाल है जो विकास से संबंधित है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। यह कभी नहीं हो सकता। विकास की दर जो है सबके लिए अलग अलग होती है। एक ही स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कुछ तेज होता है, कुछ भूत होता है। कोई आसानी से फॉलो कर लेता है, कोई समझने में दुश्वारी होती है। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकास परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, बल्कि हर जगह होता है। जहां हम मानते हैं कि यहाँ विकास नहीं होता है, वहाँ भी विकास होता है। अगला है कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। यह भी गलत है। वृद्धि निरंतर चलकर रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह कभी नहीं रुकती। मृत्यु तक व्यक्ति का विकास होता रहता है। अगला है विकास बहुआयामी होता है। ये सही है। विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। डिफरेंट डायमेंशन में मल्टी डायमेंशनल विकास होता है। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है 11 नंबर, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम क्या है? जन्म के समय जो बच्चे शैशवावस्था में होते हैं उसमें सेंसरी मोटर विकास होता है, सांवेदिक विकास होता है। बच्चे जो है अनुभूति करके किसी को पहचानते हैं, समझते हैं। उसके बाद की जो अवधि है बाल्यावस्था की, उसमें मूर्त विकास होता है। खिलौना उसके सामने है तो वो उसे पहचानेंगे। खिलौना हट गया, वो खिलौने को भूल जाएंगे। किसी और खिलौना जो उसके सामने है उसको वो याद करने लगेंगे। उसके बाद अमूर्त विकास होता है। बिना देखे हुए उसमें जो है समझने की, सोचने की, पहचानने की क्षमता आ जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता जो अलग अलग छात्रों में अलग अलग भिन्नता होती है, प्रगतिशील कक्षा के लिए क्या वो सहायक है या बाधा है? आइए हम जानते हैं। क्या यह अधिगम प्रक्रिया में बाधा है? ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर छात्रों में विभिन्नता है तो यह सहायक है, क्योंकि अलग अलग छात्रों के अलग अलग गुण बाकी छात्रों के लिए सहायक होंगे। अगर मुझे उर्दू आती है तो मैं हिंदी भाषी छात्रों को उर्दू के कुछ वर्ड ज़रूर सिखा दूंगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी गलत है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, योग्यता आधारित समूह बनाने का ये कोई मापदंड नहीं है। समूह बनाया जाता है सामूहिक तौर से। हर योग्यता के बच्चे उसमें शामिल होते हैं ताकि योग्यता का आदान प्रदान हो। अगला है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। सही जवाब यही होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की जो परियोजना है उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग्यताओं का आदान प्रदान होता है। अगला सवाल है समावेशी कक्षा से संबंधित। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा को कहते हैं जिसमें हर तरह के बालक सम्मिलित होते हैं। जो विकलांग बालक विद्यालय में हैं वो भी रहेंगे, मंदबुद्धि बालक भी रहेंगे, प्रतिभाशाली बालक भी रहेंगे। जितने तरह के बालक विद्यालय में है बगैर किसी भेदभाव के सबको एक समूह में इंक्लूड करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा जो होता है वो इस बात पर अधिक जोर देता है कि जितने भी बच्चे हैं सभी के सामर्थ्य को, योग्यता को अधिकतम करने का अवसर दिया जाए। हर बच्चे में अधिकतम काबिलियत आ जाए, उसका जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है उसका विकास हो। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? वैसे छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो इसे जो है दिव्यांग कहा गया था। पहले वास्तविकता में जो विकलांग होते थे उसके लिए विकलांग शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांग शब्द का प्रयोग न करके दिव्यांग शब्द के प्रयोग का आह्वान किया गया।
ऐसे छात्र जिसमें शारीरिक दिव्यांगता हो उसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में दिव्यांग कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है 15 नंबर, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। अधिगम कठिनाई उसको बोलते हैं जिसमें बच्चा को पढ़ाया जाए वो पढ़ नहीं पाए, समझाया जाए वो समझ नहीं पाए। इसके लिए अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए आइए हम जानते हैं, फिर हम सही ऑप्शन की तलाश करेंगे। दृश्य स्रोत सामग्री का इस्तेमाल, अगर बच्चे आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करके दृश्य स्रोत सामग्री का उपयोग करके उसे समझा सकते हैं। मोबाइल में वीडियो दिखा करके, चार्ट दिखा करके इस तरह से आप बच्चे को समझा सकते हैं। अगला तरीका भी हो सकता है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल, यानी जो कंस्ट्रक्टिव पेडागोगिकल अप्रोच है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हाथ से बनाया हुआ मशीन है उसे दिखाकर हम बच्चे को अपनी संरचना के आधार पर समझा सकते हैं। अगला है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। बच्चे की कमी हमें पता है कि वे क्या नहीं समझ रहे हैं, बच्चे का वातावरण हमें पता है कि वे किस प्रकार समझेंगे। अगर हम व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाते हैं तो हम आसानी से छात्रों को समझा पाएंगे। ये भी जो है छात्रों को संबोधित करने का, समझाने का एक उपागम है। अगला ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। बच्चे को समझाने के लिए जब हम जटिल का प्रयोग करेंगे तो वो क्या खाक समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। हमें जटिल का नहीं बल्कि सरल का उपयोग करना है। ये ऑप्शन गलत है, हमें क्या चुनना था, नहीं करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिविटी। गम बोधगम्यता ये नहीं होगा। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन का अर्थ होता है उसके सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें भिन्नता हो, किसी भी चीज को वह अलग अलग तरीके से सोचे, वह अपसारी चिंतन कहलाता है। यानी जब उसमें अपसारी चिंतन रहेगा तो उसके अंदर सृजनात्मकता आएगी, क्योंकि एक विषय पर वो भिन्न भिन्न तरीके से चिंतन की क्षमता रखता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी कक्षा कक्ष में जो बच्चे हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं। कोई अमीर घराने से है, कोई गरीब घराने से है, कोई शिक्षित घराने से है, कोई अनपढ़ घराने से है। सबके रहन सहन एक दूसरे से अलग हैं। कोई शहर से आया है, कोई गांव का ही बच्चा है। अध्यापक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आइए हम ऑप्शन देखते हैं। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, यानी जो विविधता है बच्चों में उसे हम इग्नोर करेंगे ऐसा नहीं, बल्कि विविधता के अनुसार ही हमें बच्चों को पढ़ाना है। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगर हम बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं तो हमें उसके विविधता का ख्याल रखना है। बच्चे को हम संज्ञा समझा रहे हैं तो उसे बोलेंगे ये नाउन है, ये इस्म है। हिंदी भाषी बच्चे समझ जाएंगे कि संज्ञा क्या होता है। जो इंग्लिश जानते हैं उसे समझ में आ जाएगा कि अरे नाउन को ही तो संज्ञा कहते हैं। उर्दू के बच्चे भी समझ जाएंगे कि वही संज्ञा है जो इस्म है। यानी हम विविध विन्यासों से उदाहरण लेंगे, इस तरह बच्चे समझ जाएंगे। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमता हर बालक में होनी चाहिए, उसे किस प्रकार करेंगे। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी अलग अलग रूप का जो समानता है उसके इस्तेमाल को हम बढ़ावा देंगे तो समस्या समाधान क्षमता का विकास होगा। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला सवाल है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अभिप्रेरणा कहते हैं मोटिवेशन को, अधिगम कहते हैं सीखने को। बच्चे लगातार सीखते रहे उसे आप किस प्रकार मोटिवेट करेंगे। बच्चे को दंड देकर कभी नहीं कर सकते हैं,
बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर भी नहीं कर सकते हैं, उसे कुछ जटिल देना होगा ताकि वो अपने दिमाग का उपयोग करे। यत्रवत याद करने पर जोर देकर, यानी हम उसे बगैर किसी ऑर्गेनाइज्ड कुछ भी याद करने को कह दे, ये भी उचित नहीं है, बल्कि हम उसे प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देंगे, यानी उसे हम एक निर्धारित गोल देंगे, उसके अकॉर्डिंग उसे हम काम करने के लिए तैयार करेंगे, तभी वे अधिगम के लिए अभिप्रेरित होगा और उसकी अभिप्रेरणा कायम रहेगी। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है शर्मिंदगी के बारे में। शर्मिंदगी क्या होता है? का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं, बल्कि यह भी एक जो है संज्ञान से संबंधित है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर किसी को शर्मिंदगी का एहसास होता है तो अपनी शर्मिंदगी से वो डिमोटिवेट भी हो सकता है। समाज में वह जो काम कर रहा था शर्मिंदगी के बाद वह काम करना बंद कर देगा। यानी शर्मिंदगी एक अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी को भी शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यत्रवत याद रखना ये भी अनुचित है, यानी हम यत्रवत जहाँ भी आएगा ये गलत होगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, हमारी जो संकल्पना है उसके बीच इंटरकनेक्शन रिलेशनशिप तलाशना जो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है एक अध्यापिका को दिए गए क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। अगर अध्यापिका किसी छात्रों को कोई क्रियाकलाप देती है, अगर वो बच्चे त्रुटि करते हैं तो त्रुटि का विश्लेषण करना, बच्चे को त्रुटि दिखलाना, उसे समझाना उचित है या अनुचित है। क्या हम त्रुटि को नज़रअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें? आइए ऑप्शन देखते हैं। इस आधार पर यानी त्रुटि दिखाकर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। यह ऑप्शन गलत है, हम बच्चे को कभी दंड नहीं दे सकते। त्रुटि की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा। बच्चे अगर अपनी त्रुटि को पहचान लेंगे, त्रुटि को समझ लेंगे, तो यह अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल 23 नंबर क्वेश्चन सीखने से संबंधित है। बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करते हैं। यह सही जवाब हो जाएगा। अगर सूचना अलग अलग टुकड़े में रहेंगे, वे दोनों टुकड़े को जब तक इंटरकनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वे समझ नहीं पाएंगे, यानी उसको सीखने में कठिनाई होगी। आइए बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। जब कोई बालक आंतरिक रूप से मोटिवेट रहेगा तो वो काफ़ी हद तक खुद ही सीखेगा। अगला है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। बच्चे समाज में रहते हैं, सामाजिक मूल्यों में सीखते हैं। अगर अधिगम समाज के संदर्भ में हो तो वे बच्चे आसानी से सीखेंगे, क्योंकि वे समाज में प्रैक्टिकल ले रहे होते हैं। विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो। विषय वस्तु को अगर एक से अधिक रूपों में प्रस्तुत करेंगे तो वो किसी न किसी रूप के माध्यम से आसानी से समझेंगे, सीखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला सवाल है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, यानी वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक जो है सर्वोत्तम सीखेगा। उच्च उत्तेजना, उच्च भय। भय में बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। भय में कभी नहीं सीख पाएगा, चाहे उत्तेजना उच्च हो चाहे निम्न हो। उत्तेजना जो है संतुलित होना चाहिए, यानी लगातार उत्तेजित रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 रोज तक उत्तेजित है फिर जो है वो ठंडा गया और परीक्षा तक जो है सोया रह गया। उसको भय नहीं होना चाहिए, वो निर्भय होकर सीखे, तभी अधिगम जो है सर्वोत्तम होगा। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला सवाल है 25 अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती।
ऐसा नहीं है। ज्ञान की संरचना में बच्चे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, यह भी सही नहीं है। बच्चे जो है अपनी एक्टिविटी से भी सीखते हैं, दूसरों को देखकर स्वयं सीखते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यह सही जवाब हो जाएगा। जो अधिगम का संरचनात्मक विचार है, यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला सवाल है 26 अधिगम के लिए निम्न में कौन सी धारणा उपयोग है? योग्यता सुधार्य, योग्यता अटल, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, योग्यता सुधार्य है। यह अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त धारणा है। अगला सवाल है निम्न में कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? यानी वह कौन सा मेथड है जो विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ को बढ़ाएगा? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, ऐसी प्रतिस्पर्धा जो प्रतिस्पर्धा पर ही आधारित हो, पास फेल हो, वो उचित नहीं है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, न कि पाठ्य पुस्तक के केंद्रित। बारंबार परीक्षा भी उचित नहीं है। परीक्षा लेकर हम बच्चे की योग्यता को नहीं माप सकते हैं। बच्चे में वो योग्यता भी होते हैं जिससे परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगला है अन्वेषण और संवाद, यह सही हो जाएगा। बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे, खोजेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे। ये विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। सही जवाब ऑप्शन 4। अगला सवाल है एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वायगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सायना जो है स्वयं से बात कर रही है। जब स्वयं से बात करके कोई अपने प्रगति का मूल्यांकन करे तो लेव वायगोत्स्की के अनुसार यह जो है स्वनियमन होता है। यानी अपना जो है स्व मूल्यांकन करके खुद नियम बनाना कि हम यह काम करेंगे तो सफलता पाएंगे। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल है 29 मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। परीक्षा के स्थान पर मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाता है। विद्यार्थियों को नामांकित करना यह इसका लक्ष्य नहीं है। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना यह भी जो है उचित लक्ष्य नहीं है। मूल्यांकन इसलिए नहीं किया जाता है कि बच्चे की योग्यता को डिसाइड किया जाए और उसे जो है हम समूहों में बांट दे। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि बच्चे की योग्यता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। अगर हम मूल्यांकन करके उसकी कमियों को जानेंगे तो उसकी कमियों का हम निदान कर सकते हैं। मूल्यांकन का असल लक्ष्य ही यही है, विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकता की पहचान करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है 30 नंबर, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है? विकास जो होता है यह आनुवंशिकता या पर्यावरण पर ही डिपेंड नहीं होता है, बल्कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर डिपेंड होता है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर हम बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रतिरोपित कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। दोस्तों ये थे CTET जनवरी 2021 में पेपर 1 में पूछे गए प्रश्न, जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र के कुल 30 प्रश्न थे। अगले सब्जेक्ट पर चर्चा हम नेक्स्ट डे करेंगे। अगले वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सीटेट का कंप्लीट सॉल्व्ड पेपर चाहते हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, और 2022 में होने वाली परीक्षा का संपूर्ण PDF नोट चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।